गुड मॉर्निंग शर्मा जी एंड ऑल अदर व्यूअर्स। आज का लेक्चर पिछला लेक्चर सब्स्टिट्यूशन और अबेटमेंट पर जो था उसी का सेकंड पार्ट है, क्योंकि श्री सुरेश शर्मा जी ने कुछ प्रश्न उठाए हैं वो लेक्चर सुनने के बाद, और अभी जैसा हमने रिक्वेस्ट किया था उन्होंने टाइप करके व्हाट्सएप पर हमको डिटेल में भेजा है। इसलिए शर्मा जी धन्यवाद कि आपने हमारे रिक्वेस्ट को माना, और आज हम पूरा क्लैरिफाई कर देते हैं। और हमको लगता है कहाँ पर जो फिलअप द गैप होना चाहिए वो हम आज कर देते हैं। और हो सकता है कि आपको उस पर भी क्लैरिटी नहीं हो, या आपको लग रहा है कि हमने पुराना किताब से पढ़ के बताया, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आज पहले उसको एक्सप्लेन कर देंगे, और कुछ मैटर उसमें छूट गया है सब्स्टिट्यूशन से संबंधित, वो भी आज कुछ बता देंगे। तो ये सेकंड पार्ट लेक्चर का माना जाएगा। अगर इसमें कुछ छूट गया तो फिर तीसरे पार्ट में उसको कवर करेंगे। तो श्री सुरेश शर्मा जी ने भेजा है, लिख करके हम उसको पढ़ते हैं वर्बेटिम, और तब हम एक्सप्लेन करेंगे। आई एम लिसनिंग टू योर लेक्चर लेट इन द नाइट ऑन अवेटमेंट। आई फील यू हैव ओल्ड सीपीसी विथ यू। ये आपका नोशन गलत है, हमने उसको पढ़ा ही नहीं, चूँकि उस कंटेक्स्ट में वो रेलिवेंट नहीं था। आज हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। मेरे पास न्यू सीपीसी है, और सीपीसी नहीं, जितना भी एक्ट हम लोग के काम का है, रोज़मर्रे का है, या कभी कभी जरूरत पड़ता है, तो उस एक्ट में हमेशा अप टू डेट रहते हैं। अगर आज कोई एक्ट बना है और गजट नोटिफिकेशन हुआ है तो कल हम लोग के पास आ जाता है। ऐसा नहीं है कि बिना अप टू डेट एक्ट के हाई कोर्ट में वकालत करना और अप टू डेट रहना आसान नहीं है। इसलिए लेटेस्ट जो भी जजमेंट आता है, आज जो जजमेंट आएगा उसी दिन या एक दो दिन के अंदर, या मैक्सिमम एक सप्ताह के अंदर हम लोग के यहाँ SCC आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट केसेज। तो एक सप्ताह के अंदर हमको पता चल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का कौन जजमेंट किस पॉइंट पर हुआ है। अगर बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है तो सेम डे इंटरनेट से देख करके और सोर्स देख करके हम लोग जान जाते हैं, समझ जाते हैं। इसलिए जजमेंट पर भी लेटेस्ट रहना पड़ता है, और किताब तो लेटेस्ट रखना ही पड़ता है। तो ओल्ड एडिशन का सवाल नहीं है, 76 का एडिशन, 76 के बाद कितना साल गुजर गया, कितना हज़ारों केस उसके बाद हम लोगों ने कंडक्ट किया, इसलिए वो सब ऐसा नहीं है। आपको हम क्लियर कर देते हैं। फिर लिखते हैं शर्मा जी, अमेंडमेंट सेक्शन 4 सब क्लॉज 5B ऑफ ऑर्डर 22 speaks about setting aside abatement added in 1976 by Act 104 with effect from 1 जून 1977। ये ठीक है आपका कहना कि 77 में एडेड हुए, ये इतना ही नहीं, और भी प्रोविजन इसका ऊपर वाला भी एडेड हुआ है 77 में, इसके अलावे भी और ऊपर वाला भी प्रोविजन ऐड हुआ है, और बहुत सारा ऐड हुआ है। मेजर अमेंडमेंट हुआ था 77 में CPC में। उसके बाद लिखते हैं, प्लीज री हाईलाइट फॉर द सेक ऑफ व्यूअर। ठीक कहना है आपका, रिक्वेस्ट सही है, हम इसको री हाईलाइट करेंगे और दोनों को पढ़ के सुनाएंगे। हमने जो पिछला लेक्चर में कहा था कि अबेटमेंट का प्रोविजन ऑर्डर 2209 में, और ये जो ऑर्डर 22 का रूल 4 का सब क्लॉज 5B है, ये सेटिंग असाइड अबेटमेंट का प्रोविजन नहीं है, दूसरे चीज़ के लिए। अगर अबेटमेंट रूल 3 में होता है या रूल 4 में होता है, जैसा कि ऑटोमेटिकली लास्ट लेक्चर में हम बताया कि मरने के बाद अगर 90 दिन के अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, और अगर उसके बाद भी स्टेप नहीं लिया गया, सेटिंग असाइड अबेटमेंट भी विद इन 60 डेज नहीं हुआ, तो फाइनली अवेट कर गया, कम्प्लीटली मुर्दा हो गया केस। तो ऐसा सेटिंग असाइड अबेटमेंट के लिए सिर्फ एक ही प्रोविज़न है, ऑर्डर 22 रूल 9। ऐसा नहीं है कि 3 के लिए अलग है और 4 के लिए अलग है। और आप जो समझ रहे हैं शर्मा जी, 4 है जो इंडिपेंडेंट है, और 4 में ही अबेटमेंट हो जाता है, और 3 इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी जस्ट उसको भी पढ़ करके हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आगे लिखते हैं शर्मा जी, सेटिंग असाइड अबेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ ऑफ प्लेंटिफ is prescribed in order 22 rule 9। ठीक है, my understanding is that rule 3 has to be read with rule 9 while rule 4 is complete in its own। ये आपका व्यू एकदम गलत है। रूल 4 अपने आप में इंडिपेंडेंट है, किस बात के लिए, और स्पेशली किस बात के लिए वो दिया गया है, यू हैव मिस्ड इट टू अप्रिशिएट। इसलिए हम उसको अभी एक्सप्लेन कर देंगे, आप तुरंत समझ जाइएगा।
ये जैसे रूल 3 अपने आप में कंप्लीट नहीं है फॉर सेटिंग असाइड अबेटमेंट के लिए, वैसे ही रूल 4 भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है सेटिंग असाइड अबेटमेंट के लिए। लेकिन रूल 4 की स्थिति दूसरी है और रूल 3 की स्थिति दूसरी है, इसलिए रूल 4 में वो ऐसा प्रोविजन बनाया गया सब क्लॉज 5 में, और क्यों बनाया गया वो भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। लास्ट में लिखते हैं थैंक यू सर, फिर लिखते हैं सर यू हैव stated your lecture on 1/2/26 that if LR of a plaintiff declines to become party, he may be inducted as defendant. My understanding of the code concludes that it can be done before the suit has awaited. Yes, your understanding is correct. जब फाइनली फुल्ली एंड फाइनली अबेटमेंट हो गया तब कोई उसमें किसी प्रकार का आदेश नहीं हो सकता है, एडिशन ऑफ पार्टी भी नहीं हो सकता है, ये तो कॉमन सेंस कहता है। तो वो जैसे कि सेटिंग असाइड अबेटमेंट का स्टेप लेगा तो सेटिंग असाइड अबेटमेंट के बाद ही ऑर्डर 1 रूल 10 का भी पिटीशन फाइल हो सकता है। तो जो आदमी 1 रूल 10 के पिटीशन को मेंटेन करने के लिए इंटाइटल है, वन हु इज इंटाइटल टू फाइल ए पिटीशन फॉर एडिशन ऑफ पार्टी अंडर ऑर्डर 1 रूल 10, वो पार्टी सेटिंग असाइड अबेटमेंट का भी प्रेयर कर सकता है। ये उसमें नहीं है कि सेटिंग असाइड का प्रेयर कौन करेगा, जो पार्टी एग्रीव है वो करेगा, या जिसको कि उससे कुछ बेनिफिट लेना है या उसमें आगे स्टेप लेना है वो कर सकता है। ये कोर्ट के लिए है, कोर्ट के नोटिस में लाना है, और कोर्ट पावर द कोर्ट हैज टू एक्सरसाइज पावर ऑन इट्स ओन। तो कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कोर्ट किसी के पिटीशन के बाद ही सेटिसाइड करेगा, लेकिन कोर्ट को सेटिसाइड करने के लिए कोई आधार चाहिए तब करेगा। वो आधार चाहिए क्या, जब सब्स्टिट्यूशन का पिटीशन कोई फाइल करेगा तभी करेगा। तो चूंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद ही सेटिंग असाइड अबेटमेंट का क्वेश्चन आता है, या सब्स्टिट्यूशन और सेटिंग असाइड अबेटमेंट का साथ साथ चलता है, इसीलिए इट इज डिपेंडेंट अपॉन फाइलिंग ऑफ एनी पिटीशन बाई एनी पार्टी फॉर सब्स्टिट्यूशन, either this way or that way, either in respect of the plaintiff or in respect of defendant। तो ये आपका सोचना सही है कि अबेटमेंट हो जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। Once suit has awaited, substitution of LR as defendant is also not possible without condonation of delay. When there is a specific provision in Order 22, there is no reason why the court should meddle with order of Rule 10(2). ये अलग क्वेश्चन है, ये भी सेटल प्रिंसिपल है कि जब सीपीसी में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है किसी काम को करने के लिए, तब उसी प्रोविजन में वो काम होगा, 151 में नहीं होगा। तो 151 के लिए वो आता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का प्रोविजन ऑर्डर 22 में है और एडिशन ऑफ पार्टी का प्रोविजन ऑर्डर 1 रूल 10 में है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो कभी कभी एडिशन ऑफ पार्टी इट अमाउंट्स टू सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है कि वो पहले से वहाँ नहीं है, आदमी उसमें उसको उस सूट में ऐड किया जाना है, तो उसको एडिशन ऑफ पार्टी बोलते हैं। अब एडिशन ऑफ पार्टी दो तरह का हो सकता है, जो पहले से पार्टी है प्लेंटिफ या डिपेंडेंट के रहते हुए कोई व्यक्ति उसके अलावे पार्टी बनना चाहता है, आइदर इन द कैटेगरी ऑफ प्लेंटिफ और इन द कैटेगरी ऑफ डिपेंडेंट। तो एडिशन ऑफ पार्टी, पार्टी के रहते हुए उसमें जोड़ना, मतलब एक्स्ट्रा जोड़ना हो। और एक हुआ कि ये पार्टी का नाम हटा के उसके जगह पर जोड़ना, इसको टेक्निकली सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर किसी कारणवश ऐसी स्थिति आती है कि सब्स्टिट्यूशन के लिए जो इंटाइटल था वो सब्स्टिट्यूशन के लिए नहीं आ रहा है, जैसा कि 2-3 प्लेंटिफ है, ज्वाइंट प्लेंटिफ है, और ज्वाइंट प्लेंटिफ में से एक प्लेंटिफ मर गया और दूसरे फैमिली का है, उसका राइट टू सू सर्वाइव करता है उसके लीगल एयर्स को, और बाकी जो प्लेंटिफ है जो रिकॉर्ड पर है उसको राइट टू सू सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो जो प्लेंटिफ मर गया, को प्लेंटिफ कहिए या ज्वाइंट प्लेंटिफ में से एक प्लेंटिफ मर गया, उसका वारिस किसी कारण से विलिंग एंड रेडी नहीं है, तो अगर वो जो ऑलरेडी रिकॉर्ड पर रिमेनिंग प्लेंटिफ है, जो सर्वाइविंग प्लेंटिफ है, वो उसके वारिस के तरफ से सब्स्टिट्यूशन पिटीशन नहीं फाइल कर सकता। और दूसरा, वो ऐसा पिटीशन नहीं दे सकता है कि उनके जगह पर उनको सब्स्टिट्यूट किया जाए, क्योंकि उनको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो प्लेंटिफ के कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि उनको प्लेंटिफ बनाना पड़ेगा।
तो प्लेंटिफ दूसरे के कहने पर दूसरे व्यक्ति को प्लेंटिफ नहीं बना सकता है जब तक वो व्यक्ति स्वयं नहीं चाहे कि हम प्लेंटिफ बने। और कोर्ट भी जो किसी को प्लेंटिफ बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, इस पर पिछला लेक्चर में आप क्लियर हो चुके थे और जान चुके थे और डिस्कशन हो चुका था। तो वो प्लेंटिफ बनने के लिए जो व्यक्ति इच्छुक है वही प्लेंटिफ बनेगा। अगर वैसी स्थिति में इसका लीगल इम्पैक्ट होगा कि बाद में सूट इनकम्प्लीटेड उसका हो जाए, तो वो लिखेगा, जो सर्वाइविंग प्लेंटिफ है वो पिटिशन देगा सब्स्टिट्यूशन का, तो लिखेगा कि उसके वारिस जो हैं वो वो दे आर नॉट विलिंग एंड रेडी टू फाइल एनी सब्स्टिट्यूशन पिटिशन। तो चूंकि ये ज्वाइंट प्लेंटिफ ने ज्वाइंटली सूट फाइल किया है और एक के अगेंस्ट में अगर नहीं फाइल करेंगे तो माना जाएगा कि उस प्लेंटिफ के अगेंस्ट सूट डिसमिस हो गया, तो बाकी प्लेंटिफ के अगेंस्ट में सूट जो है इनकम्प्लीटेड हो जाएगा। इट इज नॉट डिपेंडेंट इन ऑल केसेस जहाँ पर ज्वाइंट एंड इंडिविजुअल रिलीफ हो या डिग्री ऑलरेडी पास हो गया हो, तो वहाँ पर अगर अवेटमेंट का मतलब पार्टली एक प्लेंटिफ के लिए सूट डिसमिस हो गया तो बाकी प्लेंटिफ उसमें डिग्री नहीं करा सकता, इसलिए कंट्राडिक्टरी डिग्री होगा। तो ऐसी स्थिति में प्लेंटिफ प्रेयर करेगा कि उनके वारिस को, जो प्लेंटिफ मर गए हैं, उनके वारिस को सब्स्टिट्यूट किया जाए एज ए डिफेंडेंट। एज ए डिफेंडेंट कोई भी प्लेंटिफ किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध केस फाइल कर सकता है, इसका अधिकार है। जिसके विरुद्ध केस फाइल करेंगे उसकी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं, तो विरोधी पक्ष है उसके अगेंस्ट हम कोई रिलीफ चाहते हैं, तो इसमें उसका वारिस चूंकि वो विलिंग और रेडी नहीं है और उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है जो उसके सूट के फर्दर फ्यूचर और मेरिट पर इफेक्ट ला सकता है, उसके डिसीजन को प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगर वो प्लेंटिफ बनने के लिए तैयार नहीं है और न कोर्ट उसको कंपेल कर सकता है और न जो सर्वाइविंग प्लेंटिफ उस डिसीज प्लेंटिफ के एयर्स के तरफ से पिटिशन फाइल कर सकता है, तब वैसी स्थिति में प्रेयर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर 22 में होगा। तो उसी में 22 में ही प्रेयर किया जाएगा कि आप उनको एज ए डिफेंडेंट बना दीजिए। सब्स्टिट्यूशन प्लेंटिफ के जगह पर ही होगा, लेकिन वो चूंकि विलिंग और रेडी नहीं है और वकालतनामा नहीं दे रहे हैं, तो उनको रिकॉर्ड पर उनका प्रेजेंस जरूरी है, आइदर दिस वे और दैट वे, इसलिए उनको कैटेगरी प्लेंटिफ से चेंज करके डिफेंडेंट के कैटेगरी में ले आइए। तो ये एडिशन जो होगा वो ऑर्डर 22 और सेक्शन ऑर्डर 1 रूल 10 के मिक्स्ड प्रोविजंस के हिसाब से होगा। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में 22 भी अप्लाई करेगा, तो सब्स्टिट्यूशन में है कि उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट होना है, लेकिन उसी कैटेगरी में होगा, ये कहीं पर स्पेसिफाइड नहीं है, डिफरेंट कैटेगरी में हो सकता है। वो रिकॉर्ड पर प्रेजेंस होना जरूरी है इसके लिए। तो कोई स्पेशल सरकमस्टांस है, स्पेशल सिचुएशन है, तो स्पेशल कैटेगरी में जैसा कि हमने उदाहरण दिया उसको डिपेंडेंट में किया सकता। अब दूसरा हुआ रिमोटेस्ट सिचुएशन कि प्लेंटिफ जिसको उत्तरदायी था, जो सर्वाइविंग प्लेंटिफ है, उसने नहीं दिया, उसने सब्स्टिट्यूशन पिटिशन नहीं दिया और उसके वजह से प्लेंटिफ को कोई अप्रीहेंशन नहीं है। मान लिया इंडिविजुअल और सेपरेबल डिग्री है कि प्लेंटिफ अगर एगो हार गया तो उसका अपना जितना ज़मीन है उसके लिए वो हार गया, बाकी प्लेंटिफ बचा हुआ उसका ज़मीन का अलग है या उसका शेयर अलग है और उस सेपरेट और डिविजिबल है, बटा हुआ है और सेपरेट है, उसका रिलीफ अलग मिल सकता है, इसका रिलीफ अलग मिल सकता है। ये फैक्ट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो वारिस है डिसीज प्लेंटिफ का, वो खुद आकर के वो पिटिशन देगा। तो अगर मान लीजिए वो पिटिशन दिया 22 का सब्स्टिट्यूशन पिटिशन और उसमें 90 डेज से पार हो गया और 60 डेज भी पार हो गया, यानी कि 150 डेज पार हो गया और किसी कारणवश उसका पिटिशन मेंटेनेबल नहीं समझ रहा है, तो वो प्रेयर कर सकता है कि हमको अगर सब्स्टिट्यूशन करने में कोई डिफिकल्टी हो तो हमको एज ए डिफेंडेंट ही पार्टी बना दिया जाए, हमारा एज ए डिफेंडेंट पार्टी बना दिया जाए। लेकिन अगर सूट अवेटेड है या पार्सली अवेटेड है तो उस अवेटमेंट को सेटिसाइड कर दिया जाए, ये भी प्रेयर कर सकता है। तो अवेटमेंट को सेटिसाइड करने का प्रेयर उसके बिहाफ से करना होगा और उसके साथ साथ ऑर्डर 110 में देना होगा। अगर वो किसी कारणवश प्लेंटिफ नहीं बनना चाहता है तो डिफेंडेंट भी बन सकता है, तो 110 का फिक्सन ऐसी स्थिति में मेंटेनेबल है। तो दोनों प्रोविजन इंडिपेंडेंट है और अलग अलग परिस्थिति में दोनों इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में जहाँ पर डेथ हुआ है वहाँ पर भी ऑर्डर 1 रूल 10 का हो सकता है। ये आपका व्यू सही है
वो जनरल प्रिंसिपल पर है कि जब सूट अवेट कर गया तो उसमें कोई ऑर्डर कोर्ट पास नहीं कर सकता अनलेस अवेटमेंट इज सेट असाइड। तो इसमें कोई दो मत नहीं, हियर यू आर राइट। लेकिन अब आइए सेक्शन 4 को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अब पढ़ के एक बार एक्सप्लेन कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। मेरा जो पहले का लेक्चर था उसके हिसाब से 3 में भी अवेटमेंट के बारे में लिखा हुआ, ऑर्डर 22 3 के में भी लिखा हुआ है और 4 में भी अवेटमेंट का लिखा हुआ है। और अवेटमेंट के बाद सेटिंग असाइड का जब भी होगा तो या तो 3 का अवेटमेंट हो या 4 का अवेटमेंट हो, तो दोनों का अवेटमेंट जो होगा वो आपका रूल 9 में ही उसको सेट असाइड किया जाएगा। हालांकि पिछला लेक्चर में हम पढ़ चुके थे उसको, लेकिन अभी शर्मा जी ने फिर उसको रिपीट किया है, इसलिए हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं। रूल ऑर्डर 22 रूल 3 प्रोसीजर इन केसेस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ दी सेवरल प्लेंटिव्स और ऑफ सोल प्लेंटिव। जब प्लेंटिव मरेगा तब इसके लिए, और ये पहले बता चुके हैं प्लेंटिव सूट में है तो अपील में जाएगा तो वो प्लेंटिव के जगह पर अपील माना जाएगा। तो जो प्रोविजन सूट के लिए वो प्रोविजन अपील के लिए, तो ये दोनों के लिए है ऑर्डर 22, अपील और सूट के लिए। तो प्लेंटिव के जगह पर अपलेंट पढ़ा जाएगा और डिफेंडेंट के जगह पर रिस्पोंडेंट पढ़ा जाएगा। इसमें आगे में प्रोविजन बना हुआ है, उससे ही पता चलता है। अब इसी में 3 का ऑर्डर 22 रूल 3 का सब क्लॉज 2 कहता है वेयर विद इन द टाइम लिमिटेड बाय लॉ नो एप्लीकेशन इज मेड अंडर सब रूल 1 द सूट शैल अवेट so far as the deceased plaintiff is concerned, and on the application of the defendant the court may award to him the cost which he may have incurred in defending the suit to be recovered from the estate of the deceased plaintiff। ये तो कॉस्ट के लिए अलग मैटर हुआ। यानी कि अगर जब रूल 3 के हिसाब से प्लेंटिफ या अपलेंट का डेथ हो गया और डेथ के बाद विद इन टाइम प्रेस्क्राइब बाय लॉ सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो अवेटमेंट टेक प्लेस करेगा ऑटोमेटिकली। इसको भी पढ़ने से पता चलेगा। और जैसा हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बताया है उसमें तो क्लियर लिखा हुआ है। तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है सेटिंग असाइड के बारे में। इसलिए सेटिंग असाइड अगर कराना हुआ यानी कि प्लेंटिफ या अपलेंट का मर गया कोई और अवेटमेंट टेक्स प्लेस कर गया ऑटोमेटिकली, यानी कि 90 दिन पार हो गया, तब सेटिंग असाइड अवेटमेंट के लिए 22 रूल 9 का पिटिशन देना आवश्यक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में ही बताया था और यही व्यू हम भी मान रहे हैं और शर्मा जी भी इसको समझ रहे हैं। लेकिन अब डिफरेंस कहाँ पर है शर्मा जी का, वो रूल 4 का सब क्लॉज 5 में है। तो रूल 4 कहता है जैसे प्लेंटिफ के लिए 3 है वैसे रूल 4 है डिपेंडेंट के लिए। Procedure in cases of death of one of several defendants or of sole defendant, where one of two or more defendants dies and the right to sue does not survive against the surviving defendants or defendant alone, or a sole defendant or sole surviving defendant dies and the right to sue survives, the court on an application made in that behalf shall cause the legal representative of the deceased defendant to be made a party and shall proceed with the suit। और इसी का सब क्लॉज 2 कहता है एनी पर्सन सो मेड ए पार्टी मे मेक एनी डिफेंस और अप्रोप्रिएट टू हिज कैरेक्टर एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज डिफेंडेंट। अगर डिफेंडेंट ऐड होगा बाद में तो उसको WF देने का अधिकार है, वो दे सकता है। 3 में कहता है वेयर विद इन दी, हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर 22 रूल 4 का सब क्लॉज 3, where within the time limited by law no application is made under sub rule 1 the suit shall await as against the deceased defendant। तो जैसा कि ऑर्डर 22 रूल 3 के सब क्लॉज 2 में अवेटमेंट के बारे में कहा गया है, सेम उसी तरह
ऑर्डर 22 रूल 4 के सब क्लॉज 3 में अब एडवोकेट के बारे में कहा गया है जब ये डिफेंडेंट या रेस्पोंडेंट के मरने की बात हो। यहाँ तक पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसके बाद रूल 4 है और रूल 4 का सब क्लॉज 5 है, वो पिछले लेक्चर में हमने नहीं पढ़ा था और उसको शर्मा जी ने नोटिस करके उसको कोट किया है और उनका कहना है कि नहीं, रूल 5 इंडिपेंडेंट हो जाता है या डिफेंडेंट के लिए सेटिंग एसाइड का एप्लीकेशन इसी में पड़ेगा। ऐसा नहीं है सेटिंग एसाइड का एप्लीकेशन होगा रूल 9 में पड़ेगा, या तो प्लेंटिफ का हो या डिफेंडेंट का, दैट मेक्स नो डिफरेंस। अब किस कंटेक्स्ट में रूल 5 कहा गया इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आप सभी श्रोताओं के लिए क्लियर हो जाएगा और स्पेशली शर्मा जी को भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत शर्मा जी प्रबुद्ध व्यक्ति है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट को वो कंसीडर करते रहते हैं और हाईलाइट करते रहते हैं और प्रश्न उठाते रहते हैं, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे। रूल 22 का 4 का सब क्लॉज 5 अब पढ़ेंगे। रूल 22 का रूल 4 का फिर सब क्लॉज 5। सब क्लॉज 4 में तो है एग्जेम्पशन के बारे में है, कब एग्जेम्पशन होगा ये भी बताना जरूरी है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं रूल 4 को भी कि डिफेंडेंट अगर मर गया तो उसका प्लेंटिफ को कब सब्स्टिट्यूशन करना नहीं जरूरी है, तो उसके लिए कोर्ट से एक आदेश देना पड़ेगा कि प्लेंटिफ को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए सब्स्टिट्यूशन करने से। वो अगर एग्जेम्प्ट हो जाता है तो अवेटमेंट का क्वेश्चन नहीं उठेगा, और वो एग्जेम्पशन कब करेगा कोर्ट, जब कोर्ट के नोटिस में आएगा प्लेंटिफ बताएगा उसको कि जो डिफेंडेंट था उस सूट में अपीयर ही नहीं हुआ और उसने न कोई रिटन स्टेटमेंट दिया, और अगर रिटन स्टेटमेंट दिया तो कंटेस्ट ही नहीं किया, तो ऐसे डिफेंडेंट के लिए जो अपीयर ही नहीं हुआ और जो कंटेस्ट भी नहीं किया न रिटन स्टेटमेंट दिया, अगर वो मर जाता है तो अवेटमेंट नहीं होता है। तो और माना जाता है अगर उसके मरने के बाद बिना सब्स्टिट्यूशन के उसके अगेंस्ट में मरे हुए पर्सन के अगेंस्ट में ही डिग्री हो जाती है, तो डिग्री इनवैलिड या वॉइड या नलिटी नहीं होता है, क्योंकि माना जाता है बाई लीगल फिक्सन कि वो व्यक्ति चूंकि कोई कंटेस्ट नहीं किया, अपीयर नहीं हुआ, तो उसके प्रेजेंस में ही जजमेंट हो गया है, इसलिए वो जजमेंट उसके लीगल एस के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। तो इसके लिए बना हुआ एग्जाम्पशन के लिए कोर्ट को ही पावर दिया गया है, तो कोर्ट उसको देखेगा, इसलिए उसको भी पहले पढ़ देते हैं, इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, इसका फायदा बहुत कम लोग उठाते हैं। The court, whenever it thinks fit, may exempt the plaintiff from the necessity of substituting the legal representative of any such defendant. Any such defendant, माने कौन defendant? Who has failed to file a written statement or who having filed it has failed to appear and contest the suit at the hearing, and judgment may in such case be pronounced against the said defendant notwithstanding the death of such defendant, and shall have the same force and effect as if it has been pronounced before death took place। ये माना जाएगा कि जो फैसला हुआ है उसके मरने के पहले हो चुका है, तो वो उसके एयर्स के ऊपर वो बाइंडिंग हो जाएगा। ये हुआ एग्जेम्पशन का। आई एग्जेम्पशन का प्रावधान है सिर्फ डिफेंडेंट के ही डेथ में, प्लेंटिफ के डेथ में एग्जेम्पशन का प्रावधान नहीं है। यानी कि और कौन डिफेंडेंट जो डब्ल्यूएस नहीं दिया, अपीयर नहीं किया, या डब्ल्यूएस देने के बाद कंटेस्ट नहीं किया, तो उसके लिए है एग्जेम्पशन का। तब रूल 5 आता है, सब क्लॉज 5 आता है, जो कहता है सेटिंग साइड के बारे में। वो क्या कहता है पहले उसको भरवेटी पढ़ते हैं, तब उसको एक्सप्लेन करेंगे। The plaintiff was ignorant of the death of a defendant and could not for that reason make an application for the substitution of the legal representative of the defendant under this rule within the period prescribed in the Limitation Act 1963, and the suit has in consequence abated। And जैसा कि हमने पिछला लेक्चर में बताया था कि बहुत लोग जाने या अनजाने में ऐसा पिटिशन देते हैं
कि डिफेंडेंट जो मर गया या रेस्पोंडेंट जो मर गया वो दूसरे परिवार का था, दूसरे गांव या जिला का था, और उसके मरने का, डेथ का हमको जानकारी पहले से नहीं था, हमको आज जानकारी हुआ। तो 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 4 महीना, साल भर के बाद जानकारी हुआ, तो जानकारी के दिन से 90 दिन जोड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा विदिंग टाइम है। और कभी कभी कोर्ट भी मिसगाइड हो जाता है और ऑर्डर पास कर देता है। तो ये रॉन्ग नोशन है, क्योंकि आर्टिकल 120 में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नॉलेज से होगा, वो लिमिटेशन रन करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ से। तो ये हो गया। अब उसी के कॉग्निजेंस लिया गया है। ये प्रावधान सिर्फ डिफेंडेंट के लिए बनाया गया है, जहाँ पर डिफेंडेंट मरेगा या रेस्पोंडेंट मरेगा। प्लेंटिफ मरेगा तो उसके लिए प्रावधान नहीं है। अब आगे सब क्लॉज 5 का ए हम पढ़े, अब सब क्लॉज बी में क्लियर होगा, जो अबेटमेंट सेट साइड के बारे में कहता है। तो वो तो कहता है कि प्लेंटिफ अगर कहता है अपने आप को कि इग्नोरेंट थे डेथ के बारे में, would not for that reason make an application for the substitution of the legal representative under this the period expired and the suit has in consequence abated। ये सिर्फ है कि ऐसा प्ली लेता है। और तो सब क्लॉज 5 का ए और बी कनेक्टेड है, वो कंप्लीट अपने आप में नहीं है, एक के बाद एंड लिखा हुआ है, माने उसके साथ कंटिन्यू कर रहा है। बड़ा पारा है इसलिए उसको 2 पारा कर दिया गया। दी प्लेंटिफ अप्लाई, पहला कंडीशन हो गया कि डेथ के बारे में जानकारी नहीं हुआ, और दूसरा कंडीशन हुआ कि प्लेंटिफ अप्लाई करेगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड देयरफॉर इन द लिमिटेशन एक्ट फॉर सेटिंग असाइड द अवेटमेंट। तो अप्लाई करने के लिए है कि प्लेंटिफ अप्लाई करेगा सेटिंग असाइड अवेटमेंट के लिए। ये प्रोविजन नहीं है कि इसमें अप्लाई करेगा। इसी को कंफ्यूजन हुआ होगा शर्मा जी को, इसको ठीक से हम पढ़ के समझा देते हैं तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सेटिंग असाइड अवेटमेंट का जो पावर है कोर्ट को, वो ऑर्डर 22(9) में ही है। यहाँ पर पावर कोर्ट को नहीं दिया गया है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया है। और किस बात के लिए एक्सप्लेन किया गया है कि अगर ऐसी स्थिति है जहाँ ये प्ली लिया गया है प्लेंटिफ के द्वारा कि डिफेंडेंट के डेथ के बारे में जानकारी नहीं थी, रीजन जो भी दिया हो, और उसके वजह से इग्नोरेंट था और वो टाइम पर नहीं फाइल कर सका, और सब्स्टिट्यूशन पिटिशन देता है और उसके साथ कंडोनेशन का पिटिशन देता है और सेटिंग असाइड अवेटमेंट का पिटिशन देता है, तो ये वैलिड ग्राउंड होगा उसको कंडोन करने के लिए। कोर्ट उसको कंसीडर करेगा, और कंसीडर करके इसके लिए दिया गया है, इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्लेंटिफ who was ignorant of the death of the defendant, to explain it in a condonation petition by placing all these facts and the court will consider। ये इनेबलिंग क्लाउज है, ये पावर यहाँ पर ही सब क्लाउज 5 का बी पावर कोर्ट को नहीं भेज कर रहा है कि वो सेट असाइड इसी में करेगा, तो वो रिडंडेंट हो जाएगा 22(9), और उसमें डिस्टिंक्शन नहीं है 22(9) में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का अलग अलग नहीं है। तो इसको बी को फिर से पढ़ते हैं। दी प्लेंटिफ अप्लाई, बी को अलग से नहीं पढ़ा जाएगा, ए के साथ। तो सब क्लॉज 5 का रूल 4 के सब क्लॉज 5 का क्लॉज ए और क्लॉज बी को साथ साथ पढ़ा जाएगा। तो ए को पढ़ चुके, इसमें है कि डेथ के बारे में विरोरेंट है, और बी में लिखा हुआ है दी प्लेंटिफ अप्लाइज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड देयरफॉर इन द लिमिटेशन एक्ट 1963 for setting aside the abatement and also for the admission of that application under section 5 of the act on the ground that he had for reason of such ignorance sufficient cause for not making the application with the period specified in the act, said act, the court shall in considering the application under the said section 5 have due regard to the fact of such ignorance if proved। देखिए ये मैंडेटरी बना दिया गया कोर्ट को कि कोर्ट उसको रिगार्ड करेगा और उसको कंसीडर करेगा कि प्लेंटिफ इग्नोरेंट ऑफ द डेट ऑफ डेथ और डिले वाज कॉज। तो डिले को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सा ग्राउंड हो सकता है, उसमें से एक ग्राउंड है इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस वाला, इग्नोरेंस अबाउट द डेट ऑफ डेथ इज ए वैलिड एंड specific ground
according to these rule 5 सब clause 5 of rule 4 of order 22। तो इसके अंतर्गत कोर्ट इसको देखेगा, कंसीडर करेगा। तो ये कहता है इतना, इट इज एन एक्सप्लेनेशन, इट इज नॉट ए पिटिशन। जैसे कि रूल 4 के सब क्लाउज 3 में जो था, रूल 3 के सब क्लाउज 2 में जहाँ था, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि इन सच केस द कोर्ट शैल ग्रांट सीधे वहाँ लिखा हुआ है रूल 2 में, वेयर विद इन द टाइम लिमिटेड बाई लॉ। रूल 3 का सब क्लाउज 2 पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं हो। वेयर विद इन द टाइम लिमिटेड बाई लॉ नो एप्लीकेशन इज मेड अंडर सब रूल 1 the suit shall await so far as the deceased plaintiff is concerned, and on the application of the defendant the court may award to him the cost। the cost के बारे में है, तो यहाँ पर सीधे अवेटमेंट के बारे में लिखा हुआ है, और सेटिंग असाइड अवेटमेंट के बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए शर्मा जी का व्यू है कि रूल 3 में जब कंप्लायंस नहीं होगा और 3 का सब क्लाउज 2 में अवेटमेंट जब हो गया, तो इसका यानी कि प्लेंटिफ के डेथ से संदर्भ में अगर अवेटमेंट होता है, तो उस अवेटमेंट को सेट असाइड करने के लिए जो पिटिशन पड़ेगा ऑर्डर 22/9 में पड़ेगा। वेयर एज अगर डिफेंडेंट के लिए होता है और रूल 4 के सब क्लाउज 3 में अवेटमेंट हो जाता है, जहाँ लिखा हुआ है रूल 4 के 3 में, वेयर विद इन द टाइम लिमिटेड बाई लॉ नो एप्लीकेशन इज मेड अंडर सब रूल 1 the suit shall await as against the deceased defendant। तो ये सिमिलर है, 3 का 2 सब क्लाउज और 4 का जो सब क्लाउज 3 है, दोनों सिमिलर है। लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ होता है कि एक सब क्लाउज 4 में रूल 5 के रूल 4 के क्लाउज 4 में सब क्लाउज 5 में ऐड किया गया है ए और बी, इससे डिफरेंस होता है। इसको ऐड करने का लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था? जैसे कि अगर प्लेंटिफ है, एक ही फैमिली का अगर प्लेंटिफ है, तो प्लेंटिफ ही नहीं कह सकता है कि हमको उसके एक प्लेंटिफ मर गया, हमारे परिवार का ही सदस्य था। तो ज़्यादातर अगर ज्वाइंट प्लेंटिफ का केस है, एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 जो भी प्लेंटिफ होता है, तो ऐसे स्थिति में जो प्लेंटिफ होता है जनरली एक फैमिली का आदमी है, वो प्लेंटिफ होता है, या एक गांव का आदमी होता है, या एक प्रॉपर्टी का ज्वाइंट ओनर होगा, या परचेजर होगा, को परचेजर होगा, को शेयरर होगा। इस तरह से सब एक दूसरे से परिचित और एक जगह का रहने वाला, या एक ही प्रॉपर्टी पर एक साथ कब्जा रखने वाला, जनरली ज्वाइंट प्लेंटिफ जो होता है, तो उसमें ये प्ली नहीं चलेगा कि वो आदमी मर गया तो हमको जानकारी नहीं थी, उसको कोर्ट विश्वास नहीं करेगा। लेकिन डिफेंडेंट दूसरा परिवार का हो सकता है, दूसरे गांव का, दूसरे जिला का, दूसरे शहर का, दूसरे प्रांत का, कहीं का भी हो सकता है, और कहीं भी देश विदेश में कहीं भी रह सकता है। और बाहर में रहने पर अगर उसका डेथ हो गया, तो उसका कोई प्रिजम्पशन लॉ में नहीं है कि उसकी जानकारी प्लेंटिफ होगी। तो वैसे सिचुएशन को कवर करने के लिए ये इसमें बनाया गया कि अगर प्लेंटिफ वैसे स्थिति में प्ली लेता है कि हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि प्लेंटिफ के अगर कोई मरता है, तो प्लेंटिफ का प्रिजम्पशन होगा कि प्लेंटिफ के भी परिवार का, या उसका ज्वाइंट जो ओनर है, या को शेयरर है, या उसका को विलेजर है, किसी कारण से जो किसी सेम काउज के लिए सब एक साथ कई आदमी ज्वाइन किया है, या रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से आया है, किसी भी कैपेसिटी में आया है, तो वो एक जगह का आदमी है, या सिमिलर प्रॉपर्टी को रखने वाला आदमी है, या सिमिलर काउज ऑफ एक्शन सबको था, तो सबका जानकारी एक दूसरे के बारे में है। अब मरने के बारे में भी नेचुरली जानकारी हो जाएगा जब एक साथ मिल के केस लड़ रहे हैं। लेकिन डिफेंडेंट जिसके खिलाफ हम केस लाए हैं, वो दूसरे गांव का, दूसरे जिला का, दूसरे शहर का निवासी, दूसरे राज्य का निवासी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसके डेथ के बारे में जानकारी नहीं होगा, तो इग्नोरेंस होना स्वाभाविक है। नॉर्मली ज़्यादातर केस में नहीं जानता ही है, जानना अपवाद में है, नहीं जानना रूल में है। तो नहीं जानेगा तो प्ली जरूर लेगा। तो फर्क इतने पड़ता है लॉ में कि वो प्ली लेगा कि हमको जानकारी नहीं था, और अमुक तारीख को हमको जानकारी हुआ, तो अमुक तारीख से जानकारी हुआ, ई फैक्ट रेलिवेंट नहीं होगा इस बात के लिए कि पिटिशन उसका विद इन टाइम है।
यानी कि नॉलेज ऑफ डेथ से लिमिटेशन काउंट नहीं होगा। इस बात के लिए वो मटेरियल नहीं है, इसको कोर्ट नहीं कंसीडर करेगा लिमिटेशन को इग्नोर करने के लिए। लेकिन अगर प्रॉपर पिटीशन फॉर सेटिंग असाइड अवेटमेंट देता है, अगर अवेटमेंट हो गया है तो अवेटमेंट कब होगा? 90 दिन के बाद, 91 दिन होगा। तो अगर सब्स्टिट्यूशन पिटीशन 91 दिन के पहले या कि 90 दिन के अंदर अगर फाइल हो जाता है तो उसको सिर्फ कंडोनेशन पिटीशन देना है, सेटिंग असाइड का पिटीशन देने की जरूरत नहीं। पिछला लेक्चर में बता चुके हैं। अगर 91 दिन हो जाता है तो 91 दिन के बाद फिर 60 दिन के अंदर उसको सेटिंग असाइड अवेटमेंट का पिटीशन देना पड़ेगा। तब उस कंडोनेशन ऑफ पिटीशन में या तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन का कंडोनेशन हो या अवेटमेंट सेटिंग असाइड का पिटीशन का कंडोनेशन, किसी भी कंडोनेशन पिटीशन में अगर प्लेंटिफ की ओर से ये प्ली लिया जाता है कि ही वाज इग्नोरेंट ऑफ द डेट ऑफ डेथ ऑफ द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के मृत्यु के तारीख के बारे में जानकारी नहीं थी, तो ये फैक्ट को कोर्ट कंसीडर करेगा एज ए वन ऑफ द ग्राउंड फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। तो ये रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। A court will have due regard. The court के लिए ये मैंडेटरी प्रोविजन shall वर्ड हुआ। The court shall in considering the application under the state section 5 have due regard to the fact of such ignorance if proof। वो प्रूफ करेगा कि कैसे जानकारी हुआ, कब जानकारी हुआ। तो इसके लिए बनाया हुआ है क्योंकि डिफेंडेंट की परिस्थिति अलग है और प्लेंटिफ की परिस्थिति अलग है। लेकिन जो पिटीशन फाइल होगा इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये फाइल होगा इसी में। कहता है दी प्लेंटिफ अप्लाइज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड देयरफॉर लिमिटेशन एक्ट फॉर सेटिंग असाइड द अवेटमेंट। अगर प्लेंटिफ अप्लाई करता है, इसमें तो ऐसा नहीं लिखा कि प्लेंटिफ विल हैव टू अप्लाई, इसमें अगर वो अप्लाई करता है तो अप्लाई कहाँ करेगा? और 22 में अप्लाई करेगा, तो इसको अलग से नहीं पढ़ा जाएगा, 22 के साथ पढ़ा जाएगा। इसलिए वर्ड शुरू हुआ है द प्लेंटिफ अप्लाइज आफ्टर द एक्सपायरी। तो आफ्टर द एक्सपायरी अप्लाइज कहाँ करेगा? अगर प्लेंटिफ अप्लाई करता है तो रूल 9 में आइए, रूल 9 में अप्लाई करता है। Where a suit awaits or is dismissed under this order, no fresh suit shall be brought on the same cause of action। रूल 9 का सब क्लॉज 1। सब क्लॉज 2 कहता है the plaintiff or the person claiming to be the legal representative of a deceased plaintiff or the assignee or the receiver in the case of an insolvent plaintiff may apply। देखिए अप्लाई करने का यहाँ है may apply, यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन है, may अप्लाई भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो शैल अप्लाई नहीं, तो अप्लाई करने का ही प्रोविजन है, इनेबलिंग प्रोविजन ही है। और वहाँ वर्ड हुआ है इफ द प्लेंटिफ अप्लाई। अप्लाई अगर वो करता है तो ये नहीं करता है कि यहाँ पर मैं अप्लाई नहीं है, दोनों फर्क में अलग है। मैं अप्लाई और अप्लाई मतलब अप्लाई करता है, तो अप्लाई कहाँ करता है? तो अप्लाई करने का कहीं और प्रोविजन है। तो रूल 5 का डिस्टिंक्शन हो जाता है सब क्लॉज बी का ऑर्डर ऑर्डर 22 रूल 9 के सब क्लॉज 2 से। यहाँ जो वर्डिंग यूज हुआ है वो कहता है the plaintiff or the person claiming to be the legal representative of a deceased plaintiff or the assignee or the receiver in the case of an insolvent plaintiff may apply। तो अप्लाई करने का ही है वो, may अप्लाई करने का मतलब इसके पहले कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अप्लाई करेगा। may अप्लाई करने का फर्स्ट टाइम इसी में आया है, तो अप्लाई कर सकता है, नहीं भी कर सकता, उसका डिस्क्रिप्शन है। may अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड द अवेटमेंट। तो इनेबलिंग प्रोविजन अप्लाई करने का ही है, जबकि वो सब क्लॉज 5 का इनेबलिंग प्रोविजन है। वहाँ द प्लेंटिफ अप्लाई माने वो अप्लाई करता है। तो अप्लाई करता है मतलब अप्लाई कर दिया हो, पहले भी अप्लाई कर दिया हो तो पढ़ा जाएगा उसके हिसाब। इसमें है कि इसी से इसमें है मैं अप्लाई, अप्लाई करने के पहले बढ़ रहा है अप्लाई, मैं अप्लाई, अप्लाई करने के पहले ही प्रोविजन है, यानी कि उसको अपॉर्चुनिटी दिया गया अप्लाई करने का, इसी प्रोविजन में। तो मे अप्लाई जो वर्ड है और वहाँ पर प्लेंटिफ अप्लाई, दोनों का डिस्टिंक्शन यही है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के हिसाब से। द प्लेंटिफ और द पर्सन क्लेमिंग टू बी द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज plaintiff or the assignee or the receiver in the case of an insolvent plaintiff may apply for an order to set aside the abatement
or dismissal may apply for an order to set aside the abatement or dismissal. अब इसमें देखिए ओपनिंग लाइन क्या कहता है, ऑर्डर 22 का रूल 9 का सब क्लॉज 1 का, वेयर ए सूट अवेटेड और इज डिसमिस्ड अंडर दिस ऑर्डर। तो ये कहाँ कहता है, अवेटेड ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ द प्लेंटिफ और ऑन अकाउंट ऑफ द डेथ ऑफ डिफेंडेंट। रूल 9 डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। तो चाहे प्लेंटिफ के मरने से अवेट कर रहा है या डिफेंडेंट के मरने से अवेट कर रहा है, दोनों को कवर करता है। इसलिए यहाँ पर क्लियर कट कुछ नहीं लिखा हुआ है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बारे में, सीधे लिखा हुआ हियर ए सूट अवेट्स। तो अवेट्स कब करेगा, 3 का दू में और 4 के दू में करेगा। 3 के दू में करेगा रूल 3 का सब क्लॉज दू में प्लेंटिफ के लिए, 4 के सब क्लॉज दू में करेगा डिफेंडेंट के लिए करेगा। तो डिफेंडेंट के लिए करे या प्लेंटिफ के लिए करेगा, अवेट हो गया। तो जब अवेट हो गया तभी लाइन का एप्लीकेशन हो जाएगा, वेयर द सूट अवेट और इज डिसमिस्ड अंडर दिस ऑर्डर नो फ्रेश सूट शैल बी ब्रॉट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। और तब कहता है द प्लेंटिफ और द पर्सन क्लेमिंग टू बी द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड प्लेंटिफ और द असाइनी और द रिसीवर इन द केस ऑफ एन इंसॉल्वेंट प्लेंटिफ may apply for an order to set aside the abatement or dismissal, and if it is proved that he was prevented by an subsequent cause from continuing the suit, the court shall set aside the abatement or dismissal upon such terms as to cost or otherwise। तो यहाँ पर देखिए वर्ड है रूल 2 में मे अप्लाई और दूसरा कोर्ट विल सेट असाइड। तो इसी में वो अप्लाई भी करेगा, इसी में सेट असाइड करेगा। और इसमें प्लेंटिफ के बारे में ही कहा गया है, क्योंकि प्लेंटिफ भी मरेगा तो प्लेंटिफे को करना है, डिफेंडेंट भी मरेगा तो डिफेंडेंट को करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर डिफेंडेंट के बारे में नहीं कहीं जिक्र आया है। और यहाँ पर जो है क्या आया है, सेट असाइड करने का नहीं है। यहाँ पर सब क्लॉज 5 के क्लॉज बी में जो शर्मा जी ने लिखा है उसमें सेट असाइड करने का वर्ड कहीं ना है। इसमें आया है कि जब वो कहेगा कि हम इग्नोरेंट ऑफ डेथ थे, प्लेंटिफ कहेगा कि हमको डिफेंडेंट के डेथ के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उसका ड्यू रिगार्ड लेगा, उसको कंसीडर करेगा। और कंसीडर किस में करेगा, तो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के लिए करेगा। तो ये सिर्फ पर्पस है सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में उस पिटीशन को कंसीडर करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए ये इनेबलिंग क्लाउज बनाया गया कोर्ट के लिए कि उसको ड्यू रिगार्ड देगा। तो वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। इसलिए शर्मा जी का ये ओपिनियन जो प्राइमा फेसी उनके लिखने से लगता है, वो समझ रहे हैं कि वो रूल 3 में अबेटमेंट को सेटिसाइड करने के लिए अगर आएगा रूल 3 का अबेटमेंट तब रूल 9 में आएगा। अगर रूल 4 का होगा तो रूल 4 का सब क्लॉज 5 सब क्लॉज बी में ही है, अबेटमेंट इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। वो अलग है, वो एनेबलिंग क्लाउज है फॉर सेक्शन 5 लिमिटेशन है। उस सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट को समझने के लिए और कैसे उस पर कोर्ट अपना कंसीडर करेगा उसके लिए दिया गया है। अब क्या रेलिवेंट होगा कंसीडरेशन, जहाँ पर लिमिटेशन का क्वेश्चन हो जाएगा और इग्नोरेंस ऑफ डेट ऑफ डेथ का क्वेश्चन होगा। तो सब क्लाउज 5 का जो 2 क्लाउजेज है, क्लाउज ए और बी दोनों साथ पढ़ा जाएगा, एंड करके है। और उसी है इग्नोरेंस के बारे में, इग्नोरेंस ऑफ डेथ के बारे में, और दूसरा है कि कोर्ट सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के बारे में। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोर्ट सेट असाइड करेगा। सेट असाइड करने का पावर इसमें है ही नहीं दिया हुआ। फिर से इसको एक बार पढ़िएगा शर्मा जी, हम फिर से पढ़ देते हैं आपके लिए इसको, क्योंकि आपने बहुत टेक्निकल इशू उठाया है, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। कहा भी जाता है स्टार्ट चिंती पुनी पुनी बातें पुनी पुनी सोचे, बड़ा टेक्निकल वर्ड यूज होता है, इसलिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में भी उसको बार बार पढ़ने के लिए कहा जाता है। और एक एक कॉमा और फुल स्टॉप का भी बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। The plaintiff applies after the expiry of the period specified therefore in the Limitation Act for setting aside the abatement। ये कहानी कह रहा है कि अगर वो अप्लाई करता है सेटिंग असाइड एप्लीकेशन, तो कहाँ कहता है, इन दिस सेक्शन में नहीं कहता है। तो कहीं वो अप्लाई कर चुका है, यानी कि 22 में अप्लाई कर चुका है। एंड ऑल्सो फॉर द एडमिशन ऑफ दैट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट
on the ground that he had, by reason of such ignorance, sufficient cause for not making the application with the period specified in the headed act. The court said in considering the application under said section 5 have due regard to the fact of such ignorance issue. यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ the court will set aside the abatement, कहीं पर पावर दिया हुआ ही नहीं है इसमें सब क्लॉज 5 में, जिस पर शर्मा जी आप कोट कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं, तो इसका भी सिचुएशन आएगा तो रूल 9 में ही आएगा, और रूल 9 में ही सेटिंग असाइड करने का पावर है। यहीं पर लिखा हुआ है द कोर्ट शैल सेट असाइड द अबेटमेंट और डिसमिसल अपॉन सच टर्म एज टू कॉस्ट और अदरवाइज। तो रूल 9 के सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 को एक साथ पढ़िएगा तो समझ में आएगा। कहा कि ऊपर के सब क्लॉज 1 से पता चलता है वेयर सूट अवेट्स। अब अवेट्स कब कर गया, इसका डिस्टिंक्शन है कि जब प्लेंटिव के मरने से अवेट किया कि डिफेंडेंट के मरने से। तो देयर इज लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्लियर है कि लेजिस्लेचर हैज नॉट मेड एनी डिस्टिंक्शन so far as death occurred due to abatement occurred due to death of plaintiff or it occurred due to death of the defendant। उसमें कोई डिफेंडेंट नहीं है, abatement is abatement, either it is due to death of plaintiff or it is due to death of defendant। तो abatement हो गया, किसी भी स्थिति में abatement हो गया तो रूल 9 ही अप्लाई करेगा। अगर रूल 9 ही कोर्ट को पावर करता है सेटिस्फाई करने के लिए, रूल 4 का सब क्लॉज 5 इन पावर नहीं करता है, वो लिमिटेड पर्पस के लिए। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू मिस्टर शर्मा जी एंड और भी जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं उन सबको ये क्लियर हो गया होगा और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये कब अप्लाई करेगा और नहीं करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी बता देना चाहते हैं आज के लेक्चर में कि सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट किसमें अप्लाई करता है। सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ अपील और एप्लीकेशन, अपील और एप्लीकेशन में सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करता है। सूट में सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट नहीं अप्लाई करता है, ये ठीक है। तो सूट अगर बार्ड बाई लिमिटेशन है, ये सब्स्टिट्यूशन से हट के मैटर है लेकिन कंडोनेशन के मैटर से है। सूट अगर बार्ड बाई लिमिटेशन है तो उसको कंडोनेशन के लिए सेक्शन 5 का लिमिटेशन मेंटेनेबल नहीं, ये एक एस्पेक्ट हो गया। अब आइए सब्स्टिट्यूशन के लिए। सब्स्टिट्यूशन में ऑर्डर 22 रूल 12 में लिखा हुआ है, ऑर्डर 22 रूल 12 में लिखा हुआ वो इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर 22 रूल 12 के हिसाब से जो सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर 22 का प्रोविजन है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन एंड अबेटमेंट का जो प्रोविजन है वो एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग में अप्लाई नहीं करेगा। अगर अप्लाई नहीं करेगा तो उसका मतलब क्या हुआ, 3, 4, 8 जो प्रोविजन है और 9 ये सब जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई जजमेंट डेटर या डिक्री होल्डर मर गया तो किसी भी स्थिति में वो अवेटमेंट नहीं होगा। जब अवेटमेंट ही नहीं होगा तो सेटिंग असाइड अवेटमेंट का सवाल ही कहाँ पैदा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये ऑर्डर 22 का प्रोविजन एक्सक्यूशन केस में अप्लाई नहीं करता है। इसी के लिए ऑर्डर 22 रूल 12 में प्रोविजन बना दिया गया है, उसको भी एक बार पढ़ देते हैं। इसको लोग कभी कभी ध्यान देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं, या जब ऐसा सिचुएशन आता है तो लोग इसको देखते हैं। तो चूँकि ये सब्स्टिट्यूशन पर कम्प्रीहेंसिव लेक्चर है इसलिए इसको बता देना जरूरी है। रूल 12 कहता है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू प्रोसीडिंग, nothing in rule 3, 4 and 8 shall apply to proceeding in execution of a degree or order। ऑर्डर 22 में अगर एक्सक्यूशन होता है तो उसमें भी नहीं करेगा, और एक्सक्यूशन में ऑर्डर 22 के अंतर्गत बहुत सा प्रोसीडिंग्स भी होता है, जैसे 21 रूल 58 का प्रोसीडिंग होता है, जब कोई अटैचमेंट वगैरह हो गया उसको रिलीज करने के लिए एक क्लेम होता है 21 रूल 58 में। कोई नीलाम को सेटिसाइड करने के लिए होता है ऑर्डर 21 रूल 90 में, तो वो भी प्रोसीडिंग्स कहलाता है, वही प्रोसीडिंग्स हुआ तो एक्सक्यूशन का ही पार्ट माना जाएगा, एक्सक्यूशन का एक्सटेंशन माना जाएगा। उसी तरह से ऑर्डर 21 रूल 97 में प्रोसीडिंग होता है, जब कोई एक्सक्यूशन के दौरान डिलीवरी ऑफ पोजीशन वगैरह को ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो उसके लिए प्रोसीडिंग होता है। 21 रूल 99 में होता है, और 21 रूल 10 में प्रोसीडिंग 3 और 4 में सूट की तरह डिसाइड होता है और 5 इसका फाइनल होता है। तो
कई तरह का प्रोसीडिंग एक्सक्यूशन में ऑर्डर 22 के डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन में होता है, तो किसी भी प्रोविजन में ये अप्लाई नहीं करेगा। ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। लेकिन इसके अलावे अब वहाँ पर लिखा हुआ है 22 में, ऑर्डर 22 के रूल 12 में क्लियर लिखा हो, अप्लाई टू प्रोसीडिंग इन एक्सक्यूशन ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। तो स्पेसिफिक एक्सक्यूशन के लिखा हुआ है। लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि सूट के जगह पर अगर अपील रहेगा तो वो अपील पढ़ा जाएगा, प्लेंटिफ के जगह पर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के जगह पर अपलेंट और डिफेंडेंट के जगह पर रिस्पोंडेंट पढ़ा जाएगा। ये ऑर्डर 22 रूल 11 से पता चलता है। 22 रूल 11 में ही बात लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर में जितना भी प्रोविजन है ऑर्डर 22 का 1 2 3 4 5 6 8 9 10 तक के, वो सब में कहीं नहीं जिक्र आया है अपील का। तो अपील में कैसे ही लागू होगा, ये क्वेश्चन उठ जाता है। इसलिए लेजिस्लेचर ने एक अलग से रूल बना दिया गया, वो है आपका रूल 11। ये कहता है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू अपील, इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑर्डर to appeal so far as may be, the word plaintiff shall be held to include an appellant, the word defendant, a respondent, and the word suit and appeal। तो ये मैटर क्लियर हो गया कि अपील में और सूट में ऑर्डर 22 अप्लाई करता है, और अपवाद क्या हो गया, एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग में नहीं अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर हो गया। एक्सक्यूशन में नहीं अप्लाई करता है तो एक्सक्यूशन नहीं अवेट करेगा। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा, अब यही क्वेश्चन आता है, बहुत से लोग वकील लोग पूछे हैं और उसका भी आंसर दिए हैं। पता नहीं वो अलग से कोई लेक्चर में हमको याद नहीं दिए हैं कि नहीं, लेकिन हम एकेडमी में जब पढ़ाए थे तो सीपीसी का, तो उसमें ज़रूर हम पढ़ाएं, उसमें लेक्चर होगा, वो प्ले लिस्ट में पुराना लेक्चर होगा, खोजने से मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ही बता दें कि अगर मान लीजिए कि कोई सूट में डिग्री हो गया और डिग्री का एक्सक्यूशन नहीं हुआ है और डिग्री होल्डर मर गया, तब अब क्या होगा, जब सब्स्टिट्यूशन का प्रावधान नहीं है, अभी तक एक्सक्यूशन फाइल नहीं हुआ। उसी तरह से जजमेंट डेटर मर गया, अभी फाइल नहीं हुआ, एक स्थिति हुआ। अगर फाइल होने, एक्सक्यूशन केस फाइल होने के पहले डिग्री होल्डर या जजमेंट डेटर मर गया। दूसरी स्थिति है कि एक्सक्यूशन फाइल होने के बाद डिग्री होल्डर मर जाए या जजमेंट डेटर मर जाए, तो कहाँ प्रावधान है उसका। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है और बहुत लोग ऑर्डर 22 लगा देते हैं और बहुत लोग सेक्शन 151 लगा देते हैं, बहुत लोग सेक्शन 50 लगाते हैं, बहुत लोग ऑर्डर 21 रूल 16 लगाते हैं, और इसी तरह से कन्फ्यूजन है, गलत गलत फिक्शन फाइल होता है। और कभी कभी कोर्ट उसको देखता है कि प्रोविजन सही नहीं है, इसी ग्राउंड पर रिजेक्ट कर देता है, या बहुत सा कोर्ट अलाउ कर देता है जो नहीं जानता है। तो आज वो सब को जितना भी कन्फ्यूजन है दूर करने के लिए हम क्लियरली एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही प्रावधान है, किसी भी स्थिति में अगर पहले ही मर गया हो एक्सक्यूशन फाइल करने के, अगर डिग्री होल्डर मर गया और अभी तक एक्सक्यूशन फाइल नहीं हुआ है, तो डिग्री होल्डर के जो वारसान हैं, जिनको राइट अप्रूव करता है और उनका राइट इनहेरिट किया है, उसका स्टेट इनहेरिट किया है, वो एक्सक्यूशन पिटिशन फाइल करेंगे और उसी में फैक्ट को एक्सप्लेन कर देंगे कि अमुक तारीख को उनका डेथ हो गया, हम उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आई एम इंटाइटल टू एक्सक्यूट द डिग्री ऑन दैट ग्राउंड। तो जैसे कोई प्रॉपर्टी राइट इनहेरिट करता है, वैसे डिग्री में जो राइट मिला उसका राइट ऑफ इनहेरिटेंस हमारा है, हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं। उसी तरह से कोई जजमेंट डेटर अगर मर गया तो एक्सक्यूशन पिटिशन में लिखा जाएगा कि अमुक व्यक्ति एक विरुद्ध डिग्री हुई थी और वह जजमेंट डेटर का देहांत हो गया, इतना तारीख को हो गया या इतना दिन पहले हो गया, उसकी जानकारी अब हुई है, और उनके जो उत्तराधिकारी अमुक अमुक व्यक्ति है, उत्तराधिकारी हो सकता है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उससे बड़ा टर्म है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव में उत्तराधिकारी भी आता है, उसके अलावा रिसीवर भी आता है, एसाइनी भी होता है, ट्रांसफरी भी आता है, परचेजर भी आता है, कोई भी आता है जो उसके स्टेट से इंटरमीडियल कर सकता है, जैसा कि डिफिनेशन सीपीसी में दिया हुआ है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में हम एक्सक्यूशन केस फाइल करेंगे, तो उसमें ही पिटिशन में प्लीडिंग ले लेंगे और दे देंगे। ये तो हो गया पहले मर गया। अगर मान लिया एक्सक्यूशन केस फाइल हो जाता है, उसके बाद मरता है,
तो भी सेक्शन 146 के आधार पर ही वो हम लोग पिटिशन फाइल करेंगे, चाहे तो वो डिग्री होल्डर मरे या जजमेंट दोनों के लिए सेक्शन 146 है। क्योंकि उसका लैंग्वेज बहुत हाइपर टेक्निकल है, लेकिन उसको बार बार पढ़ने से समझ में आएगा। और जब तक खास करके नए वकीलों को या नए जुडिशियल अफसर को एक दो बार पढ़ करके उस समझ में नहीं आता है कि कैसे इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन उसका लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा टेक्निकल है, इसलिए उसको समझने में लोग देखते भी हैं तो चुप कर जाते हैं, उसमें नहीं फाइल करते हैं। तो बहुत छोटा सेक्शन है, उसका एक अभी एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि अभी आज के तारीख में आज के लेक्चर में वो रेलिवेंट है, तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है और इस पर सवाल हमसे बराबर पूछा जाता है। 146 सेक्शन कहता है प्रोसीडिंग्स बाई और अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव, ये हेड नोट इसका है, ये बड़ा अपने आप में सिग्निफिकेंट है। आप देखेंगे सीपीसी या सीआरपीसी बहुत सारे एक्ट्स है जिसमें जो हेड नोट होता है उसको बड़ा सिग्निफिकेंट बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि किस बात का प्रावधान इस सेक्शन में किया गया है। कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, माने इसके अलावे और जो अगर कोई प्रोविजन है तो वो भी वैलिड है, और बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग, या दूसरे जगह जो कोई लॉ है वो भी है, तो ये कह सकते हैं ये सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री टू दी स्पेसिफिक प्रोविजन है। अगर जहाँ कहीं भी स्पेसिफिक प्रोविजन है उसके कंट्राडिक्शन में नहीं और कंट्राडिक्टरी नहीं है, उसके सप्लीमेंट्री में। वेयर एनी प्रोसीडिंग मे बी टेकन or application made by or against any person, then the proceeding may be taken or the application may be made by or against any person claiming under him। इसलिए देखिए कितना टेक्निकल लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल किया है। किसी व्यक्ति के बिहाफ में कोई प्रोसीडिंग अगर लाया जा सकता है या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रोसीडिंग लाया जा सकता है, तो वो प्रोसीडिंग उसके रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उससे जो क्लेम करता है इंटरेस्ट, उसके अगेंस्ट भी लाया जा सकता है। तो इसलिए इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव का पूरा स्कोप है। ट्रांसफरी, एसाइनी, रिसीवर, उसका जो भी हो, अटॉर्नी, तो पावर अटॉर्नी होल्डर सब के ऊपर लागू होगा और सब के अगेंस्ट में वो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा। तो ये प्रोसीडिंग वर्ड है प्रोसीडिंग, इस एक्सक्यूशन के अलावा दूसरा प्रोसीडिंग भी हो सकता है, और दूसरा प्रोसीडिंग हो सकता है तो उस प्रोसीडिंग के लिए भी आप देखिए और प्रोविजन है। अब प्रोसीडिंग्स के लिए कहाँ तक होगा, तो ये कहता है सेक्शन 121 लिमिटेशन एक्ट का कहता है कि जब प्लेंटिफ और अपलेंट मरेगा, तो लिमिटेशन है जो प्लेंटिफ और अपलेंट के लिए है लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से। आर्टिकल 120 आर्टिकल 120 कहता है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 to have the legal representative of a deceased plaintiff or appellant or of a deceased defendant or respondent made a party। तो ये प्लेंटिफ अपलेंट या प्लेंटिफ डिफेंडेंट या अपलेंट रेस्पोंडेंट, तो जैसा कि बताया कि सूट और अपील का ही अगर लिमिटेशन का पॉइंट इसको कवर करता है, यानी कि 120 विल अप्लाई इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टी इन ए सूट और इन एन अपील। अब इसमें अप्लीकेशन का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो अप्लीकेशन में अप्लाई नहीं करेगा। तो ऑर्डर 22 में तो पहले ही लिख दिया गया ऑर्डर 22 के रूल 12 में कि एक्सक्यूशन में अप्लाई नहीं करेगा, तो एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग एग्जेम्प्टेड हो गया। इसके अलावा बहुत सा प्रोसीडिंग सीपीसी में होता है, तो उसका क्या माना है कि वो सब प्रोसीडिंग में ये अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, ये क्वेश्चन। तो इसके लिए देखना होगा कि कौन कौन प्रोसीडिंग इसके अंतर्गत आएगा और कौन कौन नहीं आएगा। तो सेक्शन 141 सीपीसी देखना पड़ेगा।
तो सेक्शन 41 सीपीसीसी के लिए बनाया गया है कि सीपीसी के अंदर बहुत सारा प्रोसीडिंग्स होता है, जैसा कि ऑर्डर 21 के अंदर बता दिए, ऑर्डर 9 के अंदर ऑर्डर 9 रूल 4, ऑर्डर 9 रूल 8, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 9 रूल 13 में प्रोसीडिंग्स होता है। तो ये सब प्रोसीडिंग सिविल प्रोसीडिंग्स कहलाता है। तो उसमें कौन सा प्रोसीजर होगा, जैसे ट्रायल वगैरह उसका कैसे होगा, गवाही कैसे होगा, तो जैसे सीपीसी में सूट के ट्रायल का प्रावधान है उसी तरह से उसका भी ट्रायल होगा। तो वो अप्लाई अगर वहाँ पर जहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है ऑर्डर 9 का जो भी प्रोविजन दिया हुआ वहाँ पर प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए सेक्शन 141 सीपीसी बनाया गया। सेक्शन 141 सीपीसी कहता है कि जो प्रोसीजर सूट के लिए है वही सिविल प्रोसीजर के लिए भी लागू होगा। लेकिन वहाँ पर प्रोसीडिंग में वहाँ भी एग्जम्पशन किया गया है 141 में, इसलिए 141 भी रेलिवेंट हो जाता है इस मैटर को समझने के लिए। One 41 miscellaneous proceeding. The procedure provided in this code in regard to suits shall be followed as far as it can be made applicable in all proceedings in any court of civil jurisdiction. तो सभी प्रोसीडिंग में सिविल सूट का जो प्रोसीजर है वही आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि एक्सक्यूशन में भी वो अप्लाई करेगा प्रोसीजर, ऑर्डर 9 का प्रोसीडिंग है उस सब में अप्लाई करेगा। तो प्रोसीजर तो हो गया, उसको कैसे डिसाइड किया जाएगा एक्सक्यूशन में। लेकिन एक्सक्यूशन के लिए तो क्लियर बार हो गया ऑर्डर 22 रूल 12, तो 141 के रहते हुए भी एक्सक्यूशन में वो ऑर्डर 22 अप्लाई नहीं करेगा। तब 141 पढ़ने से एक्सक्यूशन के अलावा जो अदर प्रोसीडिंग है सीपीसी उसमें वो अप्लाई करेगा। यानी ऑर्डर 9 का जो प्रोसीडिंग होगा या ऑर्डर 21 के अतिरिक्त और भी सीपीसी के अंदर कोई प्रोसीडिंग होता है या है, तब वो सब प्रोसीडिंग में वो प्रोविजन अप्लाई करेगा 22 का। लेकिन 141 में एग्जेम्प्ट किया हुआ है, इसी में लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन प्रोसीडिंग इंक्लूड्स proceeding under order 9. Order 9 को स्पेशली इंक्लूड किया गया है, but does not include any proceeding under Article 226 of the Constitution of India. तो आर्टिकल 226 कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो रिट प्रोसीडिंग होता है वो सिविल नेचर का रिट होता है, सिविल रिट। तो सिविल प्रोसीजर उसमें प्रिंसिपल अप्लाई करता है, लेकिन उसको इसमें अप्लाई नहीं किया गया है सूट का प्रोसीजर 141 के हिसाब से, वो रिट प्रोसीडिंग एग्जेम्प्टेड है। तो जब रिट प्रोसीडिंग एग्जेम्प्टेड है तो आर्टिकल 120 अप्लाई नहीं करेगा। तो अब एप्लीकेशन अगर है तो वैसा एप्लीकेशन जो मिसलेनियस प्रोसीडिंग के अंतर्गत आता है और 141 से कवर्ड है उसमें ऑर्डर 22 अप्लाई करेगा। लेकिन जो कवर्ड नहीं है, जैसे कि हाई कोर्ट में ज़्यादा ऐसा, लोअर कोर्ट में भी कोई प्रोसीडिंग हो सकता है वैसा, जो नहीं आता है तो उसमें ऑर्डर 22 अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन हाई कोर्ट प्रैक्टिशनर के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट में भी बराबर वकील लोग हमसे पूछते हैं और कई बार बेंच में भी क्वेश्चन उठा है और बेंच के सामने भी बहस करना पड़ा है, और कई बार तो हमको आउट ऑफ वे जाके जस्ट लाइक एमिकस क्यूरे कोर्ट में बताना पड़ा है कि नहीं इसमें लिमिटेशन एक्ट 122 अप्लाई नहीं करेगा और इस अवेट नहीं करेगा प्रोसीडिंग। क्यों बताना पड़ा? देखिए, इसमें जैसे सिविल रिवीजन हाई कोर्ट में तो वो अप्लीकेशन है, तो इसमें तो 120 में तो सूट और अपील लिखा हुआ है, एप्लीकेशन उससे कवर्ड नहीं है। और एक्सक्यूशन का लिए लिखा हुआ है ऑर्डर 22 में, वो कवर्ड नहीं है। उसी तरह से 141 में एग्जेम्प्टेड है रिट, तो रिट भी कवर नहीं था, सिविल रिवीजन भी कवर नहीं है, रिट भी कवर नहीं है। आजकल सिविल रिवीजन के जगह पर फाइल हो रहा है जनरली जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के अगेंस्ट में आता है तो उसको सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन बोलते हैं। यानी कि कोई पिटिशन अंडर आर्टिकल 227 में फाइल हुआ है या आर्टिकल 226 में फाइल हुआ है। आर्टिकल 226 वाला रिट में होता है और 227 वाला सिविल मिसलेनियस केस में पटना हाईकोर्ट रूल्स के हिसाब से दर्ज होता है। और बहुत सा रिट में दोनों आर्टिकल रहता है, आर्टिकल 227 226 रहता है। यानी कि सिविल रिवीजन हो, यानी कि सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन हो या सिविल रिट प्रोसीडिंग्स हो,
इसके दौरान अगर किसी पार्टी का पिटिशनर या अपोजिट पार्टी का ये रेस्पोंडेंट का डेथ हो गया तो उसमें ऑर्डर 22 अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, एक क्वेश्चन होता है। तो अप्लाई तो करेगा, इसलिए कि डेड पर्सन के अगेंस्ट में कोई नहीं होता है, कोई प्रोसीडिंग डेड पर्सन के अगेंस्ट में नहीं चल सकता है, कोई जजमेंट एंड ऑर्डर डेड पर्सन के अगेंस्ट में नहीं पास हो सकता है। वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से अगर ऑर्डर पास हो गया डेड पर्सन के अगेंस्ट में तो वो नलिटी हो जाएगा। तो ऐसा ऑर्डर क्यों पास करेगा, तो सब्स्टिट्यूशन का प्रोविजन बनाया गया है। और 141 का अगर सहारा लेते हैं तो 141 का सहारा लेते हैं, उसमें रिट एग्जेम्प्टेड है तो बच गया सिविल रिवीजन। लेकिन कोई भी हो, रिट हो या सिविल रिवीजन हो, जिसमें ऑर्डर 22 अप्लाई करता है तो लिमिटेशन एक्ट 122 अप्लाई नहीं करेगा, वो 90 डेज का प्रिंसिपल उसमें अप्लाई नहीं करेगा। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है, हाई कोर्ट में नहीं जानने के कारण किसी का पिटिशन रिजेक्ट हो जाता है। 90 दिन के बाद फाइल हो गया, 120 दिन के बाद फाइल हो गया, 150 दिन के बाद फाइल हो गया, 3 महीना के बाद फाइल हुआ तो रिजेक्ट हो जाता है, ये रिजेक्ट होने की संभावना है। लेकिन वो उसके लिए जो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेगा, आर्टिकल 122 नहीं अप्लाई करके रेजुडरी आर्टिकल है, आर्टिकल 137, आर्टिकल 137 है, जहाँ पर वैसा अप्लीकेशन जिसके लिए कहीं पीरियड स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए वो अप्लाई करेगा। तो उसके लिए तो रिट के लिए और सिविल डिवीजन के लिए तो कहीं है नहीं दिया हुआ, सब चीज लिमिटेशन इसमें प्रेस्क्राइब नहीं है लिमिटेशन एक्ट में। तो उसमें आर्टिकल 137 के हिसाब से डेट ऑफ डेथ से 3 साल के अंतर्गत वो फाइल हो सकता है सब्स्टिट्यूशन पिटिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग को जानना चाहिए। तो ये भी हो गया, इजराइल का लिमिटेशन के लिए 146 हो गया, और ये सब हाई कोर्ट के लिए लिमिटेशन एक्ट के लिए 3 ईयर्स हो गया, 137 हो गया। तो ये सारा और रूल ऑर्डर 22 रूल 3 और रूल 4 का डिस्टिंक्शन हो गया। शर्मा जी का जो क्वेरी था वो भी एक्सप्लेन हो गया। आई थिंक आई हैव मेड ऑल दी लीगल एस्पेक्ट्स वेरी क्लियर एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कंसर्न आइदर द लॉयर्स और द जजेस। इसलिए अब हम फिर अगले लेक्चर में दूसरा एस्पेक्ट को बताएंगे। लेकिन अगर अभी एक छोटा सा उस पर हम वो भी 2 लाइन कह ही देते हैं, क्योंकि यही शर्मा जी ने ही बहुत पहले एक हमको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया था और कहा था कि हमने उसमें कहा था कि हम आपको बताएंगे उसके ऊपर कि कब इनकॉम्पिटेंट होता है। जनरली इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं लोअर कोर्ट में, और बहुत से अधिवक्ता लोग नहीं जानते हैं या जुडिशियल अफसर लोग नहीं जानते हैं, या वहाँ का जो सेहदार होता है वही रिपोर्ट नहीं करता है कि कब सूट और अपील इनकॉम्पिटेंट होता है। तो इसको बोलते हैं पार्शियल अवेटमेंट। और पार्शियल अवेटमेंट का इफेक्ट इंचार्ज सूट पर कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि 4 प्लेंटिफ है, 4 में 1 मर गया, उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, तो अवेटमेंट जो होगा वो पार्शियल हो गया, एक ही प्लेंटिफ के अगेंस्ट में अवेटमेंट माना जाएगा। बाकी प्लेंटिफ अगर लड़ने के लिए तैयार है तो उसका सूट को कैसे फेंक दिया जाएगा, तो सूट चलेगा, पार्ट अवेटेड रहेगा, पार्ट के अगेंस्ट में चलेगा। तो जनरली ऐसा लॉ में परमिसिबल नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि रेस्ट के लिए वो इनकम्प्लीटेड हो गया सूट, उसमें फिर डिग्री नहीं बन सकता है और वो सूट पूरा अवेट कर जाएगा, माना जाएगा। तो पार्शियल अवेटमेंट का इफेक्ट कब पूरे सूट पर होता है, तो उसके लिए कहा गया है कि कोई जब डिग्री है ऑलरेडी है, अपील में आइए, जब डिग्री पास हो गया है, डिग्री कॉमन है यानी कि ज्वाइंट है और इनसेपरेबल है, उसको डिवाइड नहीं किया सकता अलग अलग डिपेंडेंट के अगेंस्ट। डिग्री पास हो गया डिफेंडेंट के अगेंस्ट में प्लेंटिफ के फेवर में, और वैसे ही स्थिति में अपील के दौरान कोई डिफेंडेंट मर जाता है, तो एक डिफेंडेंट मर गया, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन टाइम पर नहीं हुआ तो अबेटमेंट हो गया उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, तो उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट में वो सूट डिसमिस माना जाएगा। तो जब उसके अगेंस्ट में डिसमिस माना जाएगा, डिग्री सेपरेबल नहीं है, ऑर्डर सेपरेबल नहीं है, तो बाकी जो डिफेंडेंट है, मान लीजिए उसका केस बहुत बढ़िया है, वो लड़ के मेरिट पर जीत सकता है, तो उसके फेवर में फिर डिग्री कैसे होगा और उसका अपील अलाउ कैसे होगा। पार्टली अपील डिसमिस और पार्टली अपील अलाउड नहीं होगा, क्योंकि डिग्री को सेपरेट नहीं किया सकता। तो उसी तरह के सूट में कॉमन और ज्वाइंट रिलीफ है अगेंस्ट डिफेंडेंट। तो वो अगर डिफेंडेंट कोई मर गया और उसका नहीं अगर सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो वैसे हालत में वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है। इस पर शर्मा जी ने एक लेटेस्ट जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट किया था, तो हम उस पर बहुत सा जजमेंट आप
बहुत से वकील लोग पूछे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर उसको भी बता देते हैं और जजमेंट लिखा देते हैं। उसको पढ़ लेंगे तो क्लियर, एक एक जजमेंट को ज़्यादा एक्सप्लेन करने पर बहुत समय लगेगा, हम शॉर्ट में समझा देते हैं क्योंकि आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। इसलिए ज्वाइंट और इनसेपरेबल या इंडिविजिबल ऐसा डिक्री, ऐसा कॉमन क्लेम का केस होगा तो समझने के लिए कुछ उदाहरण स्वरूप देते हैं। जैसे पहला केस है AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 89, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 89। ये क्या था कि दो भाई था, तो दोनों भाई का जमीन एक्वायर हुआ और लैंड एक्विजिशन में दोनों का ज्वाइंट था, प्रॉपर्टी ज्वाइंट अवार्ड बन गया, दोनों का ज्वाइंट अवार्ड बन गया। स्टेट ने अपील फाइल किया, अपील के दौरान एक जो रिस्पोंडेंट था उसका मृत्यु हो गया, माने एक भाई का मृत्यु हो गया और सब्स्टिट्यूशन उसका नहीं हुआ। तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो सरकार की तरफ से जब बहस होने लगा तो कहा गया कि अब तो पूरा अपील अवेट कर गया। सरकार की तरफ से प्ली लिया गया कि नहीं तो पार्शियल अवेटमेंट होगा, तो कहा गया नहीं, क्योंकि ज्वाइंट एंड कॉमन डिग्री था और दोनों का सेपरेट नहीं था इंटरेस्ट, इसलिए इंटायर इनकॉम्पिटेंट हो गया अपील। तो उसमें फैसला हो गया कि इंटायर अपील अवेटेड, तो सरकार हार गई। उसी तरह से दूसरा जजमेंट है, ये रिपोर्टेड है AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 1427, AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 1427। तो एक सूट फाइल हुआ, ज्वाइंट सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी था, 3 4 5 आदमी मिलके ज्वाइंट सिक्योरिटी था और उस सिक्योरिटी में एक आदमी मर गया अपील के दौरान। हालांकि सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल हुआ और बहुत लेट से फाइल हुआ क्योंकि वो अवेट कर गया था मैटर, तो अवेटमेंट सेटिफाइड का कंडोनेशन का भी पिटीशन फाइल हुआ, तो कंडोनेशन ही उसका रिजेक्ट हो गया। तो कंडोनेशन जब रिजेक्ट हो गया तो सेटिंग साइड अवेटमेंट नहीं हुआ, सेटिंग साइड अवेटमेंट नहीं हुआ तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। तो स्टेप लिया गया इसमें, लेकिन लॉ ऑफ लिमिटेशन के चलते वो फंस गया, यानी कि एक के अगेंस्ट में, एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट में वो अपील जो है पार्टली अवेट कर गया, तो उसमें भी होल्ड हो गया कि नहीं इंटायर अपील हैज बिकम इनकॉम्पिटेंट, तो पूरा अपील डिसमिस हो गया। उसी तरह से एक तीसरा केस है रिपोर्टेड AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 655, AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 655। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का केस है, बैबियाना के आधार पर डिग्री के लिए प्रेयर किया, तो उसमें बैबियाना के बाद कोई बेच दिया, केस चल रहा था, दूसरे आदमी का बेच दिया, यानी कि सब्सिक्वेंट परचेजर का केस आ गया। तो जो पार्टी बनाया वेंडर और सब्सिक्वेंट जो वेंडी था, दोनों को पार्टी बनाया और अपील के दौरान वो एक मर गया, वेंडर ही मर गया, और वेंडर मर गया और उसको नहीं बनाया, तो वेंडर बनाया तो उसका सब्स्टिट्यूशन किया ही नहीं, तो प्ली लिया गया कि पार्शियल अवेटमेंट हुआ, तो नहीं पार्शियल अवेटमेंट नहीं हुआ, लेकिन इसका इफेक्ट हो गया क्योंकि वेंडर और वेंडी का ज्वाइंट एंड कॉमन इंटरेस्ट था। जब बेची वाला मर गया तो उसका अवेट कर गया, उसका राइट टाइटल इंटरेस्ट जो था उसको पास कर दिया, तो उसका भी अवेटमेंट हो गया, उस पर इफेक्ट पड़ गया। तो इसका सेपरेबल नहीं था, डिग्री एक ही था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का डिग्री था और दोनों को डायरेक्शन हुआ था कि आप दोनों मिल करके सेल डीड एक्सक्यूट कीजिए, और एक मर गया, तो एक मर गया तो उसके अगेंस्ट में मान लिया डिसमिस हो गया, तो दूसरे अगेंस्ट में अलाउ कैसे होगा, इसी प्रिंसिपल भी खत्म हो गया। उसके बाद एक और केस है, ये रिपोर्टेड है AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट में। 73 सुप्रीम कोर्ट का फैक्ट था कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल किया और डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट में एक डायरेक्शन हुआ कोर्ट का, मैंडेटरी इंजंक्शन का डिग्री हुआ, और 2 या 3 या 4 जो भी डिफेंडेंट है सब मिल करके नाजायज तरीका से कोई दीवार वगैरह कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया था, तो उसको हुआ डायरेक्शन कि आप इसको तोड़ दीजिए, आप तोड़ करके हटा दीजिए, और वो डिग्री के अगेंस्ट में उसने अपील किया। अपील के दौरान एक मर गया, जो कई रेस्पोंडेंट था उसमें से एक मर गया और उसने अनुपालन नहीं किया था, डिग्री का अनुपालन नहीं किया कि दीवार को हटाने का जो आदेश हुआ था उसका नहीं अनुपालन किया।
तब वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पिटिशन दिया गया, लेकिन लेट से दिया गया तो उसको कंडोनेशन दिया गया, उसका कंडोनेशन रिजेक्ट हो गया। कंडोनेशन रिजेक्ट होने से सब्स्टिट्यूशन रिजेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, और सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ था वो अवेटमेंट हो गया ऑटोमेटिकली। अवेटमेंट होने से इंटायर अपील इनकम्प्लीटेड हो गया। तो ये 4 अलग अलग फैक्ट्स के अलग अलग सिचुएशन में हम 4 रिपोर्टेड केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का बता दिए हैं। इस सभी जजमेंट को जो वकील अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और जो जज या जुडिशियल ऑफिसर को पढ़ लेंगे, उनको इस बात की समझदारी हो जाएगी कि कब अपील या सूट पार्शियल अवेटमेंट के कारण पूरा इनकॉम्पिटेंट हो जाता है और उसका होल अवेटमेंट होता है और सूट और अपील डिसमिस हो सकता है। तो आज का लेक्चर अवेटमेंट और सब्स्टिट्यूशन पर करीब करीब कंप्लीट हो गया। ये पार्ट 2 से पार्ट 1 को एक साथ मिला करके जो भी सुनेंगे उनको सुनने से पूरा लाभ होगा। थैंक यू।